हेलो नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के एडुवर्स चैनल। और आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में देखेंगे बिहार स्पेशल प्लस जीके जीएस, जो कि आगामी बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बिना समय गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। और कुछ क्वेरीज वगैरह हो या कुछ आपको टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो उस टॉपिक को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं उसको टॉपिक विथ क्वेश्चन आंसर के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो ये इम्पोर्टेंट बीपीएससी टीचर जीके क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर को लेकर पूरा एनालिसिस किया गया, उसके बाद ये क्वेश्चन सेट किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो बिहार से होकर बहती है कौन सी नदी? तो अगर बिहार का मैप की बात किया जाए तो ये है आपका, थोड़ा टूटी फूटी में बना है बट आप समझ सकते हैं। ये बिहार का मैप है, ये है गंगा नदी और इसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर बिहार में। ओवरऑल की बात की जाए तो 2525 किलोमीटर गंगा की टोटल लंबाई है। बिहार की बात किया जाए तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं। कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। और 9 प्रमंडल का आपको नाम याद रखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं कि कौन से प्रमंडल में कितने ज़िले हैं। तो 9 प्रमंडल में आपको 9 प्रमंडल के नाम प्लस उसके ज़िले। फिर इधर नीचे आपको झारखंड पड़ता है, इधर आपका यूपी पड़ता है, इधर वेस्ट बंगाल यहाँ पे, और ये हो गया नेपाल ऊपर में। तो नेपाल से कितने ज़िले टच करते हैं बिहार के? तो 7 ज़िले टच करते हैं। यूपी से कितने ज़िले टच करते हैं? 8 ज़िले। झारखंड से 8 ज़िले और ये वेस्ट बंगाल से 3 ज़िले। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में। तो आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी, क्योंकि कावेरी, सरस्वती, यमुना ये तीनों जो है बिहार में नहीं बहती है। चलिए देख लेते हैं की पॉइंट्स। तो सही जवाब है गंगा नदी। तो गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस किया गया है। गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी भागीरथी से देवप्रयाग में मिलती है और वहाँ से गंगा को गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो गंगा जो है वहाँ से जो है इस नदी को क्या कहा जाता है? गंगा कहा जाता है। और सहायक नदी कौन कौन है? यमुना है जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। दामोदर हो गया, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। घाघरा, गोमती, गंडक, रामगंगा, कोसी बिहार का शोक कहलाता है। सोन, महानंदा गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ये सब सहायक नदियाँ हैं और यह जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी जो है कितनी लंबाई है? तो 2525 किलोमीटर है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही जवाब होगा मुंडक। मुंडक उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। तो आगे देख लेते हैं इसका डिटेल। तो भारत के प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। यह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। मुंडका उपनिषद को हिंदू धर्म के 108 उपनिषदों के मुक्ति का कैनन में नंबर 5 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उद्घाटन एक काव्यात्मक शब्द शैली उपनिषद है जिसमें मंत्रों के रूप में लिखे गए 64 छंद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड जो है महानदी पर स्थित है। महानदी किस राज्य में बहती है? तो उड़ीसा राज्य में। तो देख लेते हैं की पॉइंट्स। हीराकुंड बांध परियोजना बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, बिजली उत्पादन के लिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है। यह उड़ीसा में महानदी नदी पर बना है। यह दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है और महानदी उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है।
महानदी रायपुर के पास धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रृंखला से निकलती है। महानदी को जो है उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। पारादीप बंदरगाह महानदी के मुहाने पर स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे में 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ है। तो चूँकि बिहार स्पेशल से क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे ही, तो आप ये सब वीडियो को आप कम से कम बहुत कम टाइम में ही आप रिवीजन कर सकते हैं। तो सिताब दियारा से रिलेटेड है जयप्रकाश नारायण जी। चलिए देख लेते हैं। ये कर्पूरी जी ठाकुर जी को अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न दिया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। तो यहाँ पे देख लेते हैं की पॉइंट्स। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा बिहार में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण के लोकप्रियता के कारण ही उनको लोकनायक कहा जाता है। और उसके बाद क्या है कि उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में भी जाना जाता है। और उसके बाद एक चीज़ और है कि जेपी नारायण को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विरोध करने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जेपी आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता उनसे छीन ली गई थी और उन्होंने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा दिया था। तो ये नारा आपको याद रखना है। उसके बाद 1948 में उन्होंने कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी पार्टी के साथ मिलकर समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी बनाई। चलिए आगे देख लेते हैं। तो बीपीएससी का ये इम्पोर्टेंट जीके में 5वां नंबर पे है। शहरी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक सबसे अधिक प्रमुख है। तो सही जवाब होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। शहरी क्षेत्रों में कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है शिकायत ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि गाड़ी मोटरें चलती हैं वहाँ। तो की पॉइंट्स क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में दिया गया है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में उसकी उच्चतम सांद्रता पीपीवी होती है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो गैसोलीन, लकड़ी, प्रोपेन, चारकोल या अन्य ईंधन को जलाने से उत्पन्न होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड में एक कार्बन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु एक ट्रिपल अर्थात तिगुना बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यह गंध नहीं करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सभी के लिए शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 45। तो शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर पूछता तो 21A होगा। शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में, तो 21A। लेकिन सभी के लिए शिक्षा तो ये डीपीएसपी के पार्ट में से आता है। डीपीएसपी डायरेक्टली प्रिंसिपल के जो पार्ट है उसमें आपको अनुच्छेद 45 में ये सभी के लिए शिक्षा से संबंधित के बारे में डिस्कस किया गया है। चलिए यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं। अनुच्छेद 45 में सभी के लिए शिक्षा से संबंधित है। भारत के संविधान ने अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया है। लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका और फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 45 इसके दायरे में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रावधान को शामिल करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अनुच्छेद 41 के बारे में। कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार के बारे में बताता है। अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में बताता है। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बताता है। 43B अर्थात सहकारी समितियों का संवर्धन भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी टीचर जीके क्वेश्चंस में 7वां नंबर में देख लेते हैं। कर्णमलेश्वरी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो कर्णमलेश्वरी भारोत्तोलन से संबंधित है। भारोत्तोलन से। चलिए देख लेते हैं की पॉइंट्स। तो इसमें कबड्डी से रिलेटेड कौन कौन खिलाड़ी हैं।
तो अनूप कुमार, मंजीत छिल्लर, प्रदीप नरवाल, राहुल चौधरी, अजय ठाकुर, सुरेंद्र नाडा, दीपक निवास हुड्डा। वह भारोत्तोलन में कौन कौन महत्वपूर्ण है? तो जेरेमी लालीनुंगा, प्रदीप सिंह, मीराबाई चानू, कुजरानी देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। उसके बाद पहलवान के बारे में देख लेते हैं। भारत में पहलवान से रिलेटेड कौन कौन है? तो सुशील कुमार, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, योगेश्वर दत्त, कविता देवी, बबीता कुमारी फोगाट। इतने हैं आपके पहलवान से रिलेटेड हैं, कुश्ती से। अब देख लेते हैं जेमोलॉजी डैश का विज्ञान है। तो जेमोलॉजी में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? तो सही जवाब है रत्न का अध्ययन करते हैं। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। जेमोलॉजी रत्नों का विज्ञान है। जेमोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले को जेमोलॉजिस्ट कहते हैं। धातु कर्म धातुओं का अध्ययन है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन है। वानिकी कला विज्ञान और वनों का अध्ययन और प्रबंधन करने का अभ्यास है। जीवन के अध्ययन को जीवाणु विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और 9वें नंबर में देखते हैं राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर और राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक स्थित है ईटानगर में। तो चलिए की पॉइंट्स देख लेते हैं। सही जवाब है ईटानगर। राजीव गांधी सरकारी पॉलिटेक्निक ईटानगर में। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा पंजाब में स्थित है। अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में स्थित है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में स्थित है। SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चेन्नई में स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो आई होप कि इस की पॉइंट्स को आप ज़रूर देख कर ही आप एग्ज़ाम में बैठने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से ये सेट किया गया। 10वें नंबर में देख लेते हैं सचिन तेंदुलकर ने किस देश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया? सही जवाब होगा पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ पदार्पण किया। तो पाकिस्तान के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। सचिन तेंदुलकर 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले पहले और एकमात्र क्रिकेटर बने। सचिन तेंदुलकर ने बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां शतक बनाया। सचिन तेंदुलकर ने 1989 में वनडे क्रिकेट में पदार्पण किया था। सचिन तेंदुलकर ने अपने 79वें वनडे मैच में अपना पहला वनडे शतक बनाया। तो पहला वनडे शतक बनाने में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लिए थे, बट उसके बाद सब लोग जानते हैं कि किस नाम से इनको जाने जाते हैं। मास्टर ब्लास्टर हैं सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना पहला वनडे शतक लगाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चूँकि सचिन तेंदुलकर इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने पहला शतक भी बनाया था वैसे टीम के साथ जिसके टीम के साथ 50 भी पुराना मुश्किल होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृत्तों और अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर क्या दर्शाया जाता है? तो सही जवाब होगा चंद्रमा के चरण। चंद्रमा के चरण। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। तो चंद्रमा के चरण दर्शाए जाते हैं। चंद्रमा के चरण को वृत्तों और अर्धचंद्राकार द्वारा कैलेंडर पर दर्शाया जाता है। चंद्रमा हर 27.32 दिनों में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। चंद्रमा के 8 चरण होते हैं। कौन कौन? अमावस्या, नयान्द्र चंद्रन, पहली तिमाही, वैक्सिंग गिबस चंद्रमा, पूर्णिमा, वार्निंग गिबस, अंतिम तिमाही, पुराना अंध्रचंद्र। ये 8 टोटल चरण है। चलिए अब 12वां नंबर में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चौथा सबसे व्यापक रूप से उगाया जाने वाला फल है? तो सही जवाब होगा क्या? अमरूद। सही जवाब है अमरूद। तो विकल्प सही है अमरूद। अमरूद भारत में चौथा सबसे अधिक उगाया जाने वाला फल है। अमरूद का क्षेत्रफल लगभग 0.15 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 1.80 मिलियन टन फल का उत्पादन होता है। भारत अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक था।
जिसका कुल विश्व का 41% हिस्सा था। अमरूद उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है। अमरूद उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश और बिहार क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण होने वाली चमक जो है उसको क्या कहते हैं, तो भूदीप्ति कहते हैं। ये आप समझ ही गए होंगे। ये अगर पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर परावर्तित, तो ये अगर ये सन है, ये पृथ्वी से टकरा कर जो सूर्य के प्रकाश के कारण जो यहाँ पे जो चमकता है चंद्रमा पर, तो उसको भूदीप्ति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में दिया हुआ है कि चंद्रमा पर पृथ्वी द्वारा परावर्तित सूर्य प्रकाश की वजह से होने वाली चमक भूदीप्ति है। परावैंगनी अर्थात अल्ट्रावायलेट विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप है। परावैंगनी अल्ट्रावायलेट तरंग दैर्ध्य 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। अवरक्त किरणें एक प्रकार की उज्ज्वल ऊर्जा है जो मानव आँखों के लिए अदृश्य है। अवरक्त विकिरण आवृत्तियों का प्रास लगभग 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 14वें नंबर का क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी निम्न में से किसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार दिया गया था? तो सही जवाब होगा फ्रांस के द्वारा दिया गया था। तो देख लेते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी फ्रांस द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार दिया गया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अमेरिकी क्रांति के दौरान फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के दोस्ती के प्रतीक के तौर पर फ्रांसीसी लोगों को एक उपहार था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी मूर्ति 1886 में संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई थी। कब दी गई थी? तो 1886 में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्रता और लोकतंत्र का प्रतीक है। फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक अगस्त बार्थोल्दी ने इस मूर्ति का निर्माण किया था। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तब संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया था और ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में एक छोटे से द्वीप पर अमेरिकियों द्वारा डिजाइन किए गए मूर्ति तल पर स्थापित किया गया था। ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में छोटे द्वीप में को अब लिबर्टी द्वीप के रूप में जाना जाता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट 15वें नंबर में रेगाटा से संबंधित है। तो रेगाटा से संबंधित है किससे? रोइंग से। तो सही जवाब होगा तीसरा रोइंग। रेगाटा एक नाव दौड़ के अलावा कुछ नहीं है। नावों के साथ कोई भी दौड़ हो, रोइंग बोट, मोटर बोट, पैडल बोर्ड इत्यादि को रोइंग किया जाए, इसे रेगाटा कहा जाता है। एडमिरल का कप सेलिंग रेगाटा खेल से जुड़ी एक ट्रॉफी है। चलिए तो कुछ खिलाड़ी हैं और खेल के बारे में देख लेते हैं। तो पोलो खिलाड़ी से संबंधित हैं विशाल सिंह, हनुज सिंह, किशन सिंह, लोकेंद्र सिंह। प्रसिद्ध भारतीय तैराक में मिहिर सेन अंग्रेजी चैनल पर तैरने वाले प्रथम भारतीय। उसके बाद वीर धरबल खड़े, साजन प्रकाश, सुप्रियो मंडल। उसके बाद टेबल टेनिस का देख लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय टेबल टेनिस में है अंचिता शरद कमल, बहुत इंपॉर्टेंट है, मौमा दास, मनिका बत्रा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। समीक्षा के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। किस समीक्षा के लिए? तो सही जवाब होगा भारत में विधानमंडल के लिए किया गया था साइमन कमीशन का। अक्सर लोग गलत यहाँ पे टिक कर देते हैं। तो देखिए भारत में विधानमंडल के लिए एक गठित हुआ था। देख लेते हैं डिटेल में। तो साइमन कमीशन का गठन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन 1926 से 31 के कार्यकाल के दौरान किया गया था। इसका गठन वर्ष 1928 में मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद भारतीय विधान परिषद में आवश्यक परिवर्तनों की तलाश के लिए एक वैधानिक समिति के रूप में किया गया था। इसने अपनी 1930 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम का नेतृत्व किया। कांग्रेस पार्टी ने कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया क्योंकि उस कमीशन में कोई भारतीय नहीं था और साइमन कमीशन जो है साइमन वापस जाओ के नारे भी लगे थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो सही जवाब होगा बारदोली की महिलाओं के द्वारा। तो पहले आप खुद से अटेंड करें और उसके बाद वीडियो को आगे देखें क्योंकि ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपको ये सब याद करके ही एग्ज़ाम में बैठना चाहिए।
महात्मा गांधी ने अपना दांडी मार्च कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू हुआ था? तो साबरमती आश्रम से शुरू किया था। सही जवाब है साबरमती आश्रम। थोड़ा देख लेते हैं डिटेल में। दांडी मार्च महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कृत्य था। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से हुई थी। यह 6 अप्रैल 1930 को गांधी और उनके अनुयायियों द्वारा तटीय गांव दांडी में नमक कानून तोड़ने के साथ समाप्त हुआ था। ये नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इसका जवाब आप खुद से दें, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि ये आपके ऑप्शन है। सैयद अहमद खान, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, जाकिर हुसैन। पहले आप खुद से ट्राई करें, उसके बाद वीडियो को आगे देखें, जिससे कि आपको चीज़ें, ये देखिए सही उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है। इंडिया विंस फ्रीडम लेखक मौलाना आज़ाद के दृष्टिकोण से विभाजन का एक ज्ञानवर्धक विवरण है। इसमें भारत के स्वतंत्र होने पर उनके व्यक्तिगत अनुभव और स्वतंत्रता पर उनके विचार शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में से कौन सा कालानुक्रम रूप से पहला है? तो आपको ये बताना है कि सबसे पहले घटित कौन सी हुई थी। तो यहाँ पे आपको तकरीबन लगभग आपको पता होगा कि पहले कौन सा है। तो क्रिप्स मिशन कब आया था? होम रूल मिशन 1916 की बात है। खिलाफत आंदोलन 1919, गांधी इरविन समझौता 1931 और क्रिप्स मिशन कब आया था? क्रिप्स मिशन 1942 में। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि सबसे पहला कौन सा है। तो सही जवाब होगा होम रूल 1916 में। तो पुणे में बाल गंगाधर तिलक द्वारा, और फिर आपका सरोजिनी नायडू एनी बेसेंट ने कहाँ होम रूल लीग का स्थापना किया था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो देखिए सही जवाब होम रूल लीग है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगांव में इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। तिलक की लीग का मुख्यालय दिल्ली में था। होम रूल आंदोलन का उद्देश्य भारत के लिए होम रूल या प्रभुत्व की स्थिति की प्राप्ति था। खिलाफत आंदोलन कब से कब हुआ था? खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 ब्रिटिश भारत में मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया अखिल इस्लामी राजनीतिक विरोध अभियान था। इसका उद्देश्य युद्ध के अंत में ओटोमन साम्राज्य के टूटने के बाद इस्लाम के खलीफा के रूप में तुर्क सुल्तान के अधिकार को बनाए रखने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना था। अली भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो सही जवाब होगा 3 सदस्य थे। देख लेते हैं डिटेल। सही उत्तर 3 है। की पॉइंट्स में क्या क्या? भारत के राज्य सचिव लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस, ये पैथिक होगा, पैथिक लॉरेंस है, पेंटिंग नहीं। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एडमिरल के पहले लॉर्ड एवी सिकंदर, एवी अलेक्जेंडर होगा, सिकंदर नहीं, कैबिनेट मिशन में शामिल थे। भारतीय राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों को एक समझौते पर पहुंचने में विफल रहने के जवाब में कैबिनेट मिशन और वायसराय लॉर्ड पेवेल ने 16 मई 1946 को एक बयान जारी किया, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा गया, जिसमें देश के संवैधानिक भविष्य के सिफारिश शामिल था। 3 खंडों वाले भारतीय संघ के लिए कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव था। 1941 के मुस्लिम बहुल क्षेत्र रियासतों के प्रस्ताव में विशेष रूप से प्रावधान नहीं किया गया। 1941 के हिंदू बहुल क्षेत्र, तो ये सब क्या था? कारण थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन के लिए कार्य करने के लिए गोल्डन लीग नामक संस्था का गठन किस स्थान पर किया गया था? तो गोल्डन लीग संस्था का गठन देवघर में किया गया था। सही जवाब होगा देवघर। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है दिल्ली पहुंचे थे कब? तो सही जवाब होगा आपका 23 अक्टूबर 1942। उसके बाद देख लेते हैं। समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन? तो इसका जवाब आप खुद से दें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और जितने भी जानकारी है इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो क्वेश्चन है समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन आपके महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले,
पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ये जवाब देना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चार्टर अधिनियमों में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया? तो सही जवाब होगा 1833 का चार्टर अधिनियम, बी सही जवाब होगा। तो ये रहा हम लोगों का आज का वीडियो, और इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम में, और आप इसको देख कर ही जाएँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल में आपको देखने को मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का ज़रूर प्रयास करें, जिससे कि आप ही को फ़ायदा होगा। तो चलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाते जाते एक क्वेश्चन और आपसे पूछ देता हूँ, क्योंकि चूँकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। तो भारत का जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको सिपाही विद्रोह भी बोला जाता है, वो कब हुआ था? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। कौन जगह से कहाँ नेतृत्व किए थे? जिसे बिहार में कुंवर सिंह जी नेतृत्व किए थे, उसी तरह से आपको सब जगह का आप कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए, जाते जाते देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान।